हेलो स्टूडेंट। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारा पॉस्टुलेट है जिसके बारे में हम लोग, जैसे जॉन डाल्टन के बारे में, जॉन डाल्टन सर ने क्या अपना व्यू दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका जे थॉमसन ने क्या अपना ओपिनियन दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, आपका रदरफोर्ड मॉडल क्या है, नील्स बोर मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक बार रिपीट में करवा देती हूँ कि आखिर एटम है क्या। ठीक है, एटम जो होता है आपको वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बनता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, तो चलो मैं ड्रॉ करती हूँ, आप इसको एक बार देख लो। स्ट्रक्चर ऐसा है, एटम जो है आपका एक क्या है, एक स्फेरिकल शेप का होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है आपका, बहुत ही स्मॉल होता है। एटम के सेंटर में जो होता है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका दो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में, ये जो है आपका सेल है, ये सेल, इस तरीके से आगे भी सेल बढ़ेगा आपका। सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेल और ऑर्बिट। ठीक है, अब एक बात है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर क्या चार्ज, अगर हम लोग चार्ज का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो होता है आपका, प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर जो होता है वो आपका जीरो चार्ज होगा आपका। ठीक है, जीरो चार्ज होगा आपका। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप इस टेबल को नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। आप ये देख सकते हो क्या कि हमारा जो एटम है वो आपका 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, आपको बताए थे भी हम कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो चार्ज का वैल्यू इन कूलम जो होता है प्रोटॉन के ऊपर में, वो होता है आपका 1.602 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए इस पे 0 हो जाएगा चार्ज का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो बिल्कुल प्रोटॉन के वैल्यू के बराबर ही होता है, लेकिन आपका इसमें साइन अलग हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू इन कूलम जो होगा वो -1.602 × 10⁻⁹ हो जाएगा आपका। ये इसका रिलेटिव चार्ज हो गया +1 प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए 0, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो जाएगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मास का इन केजी में। तो प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा आपका। ठीक है, मतलब ये कि 1.6727 × 10⁻⁻27 kg अगर आपका प्रोटॉन का मास होता है तो न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 1.6750 × 10⁻⁻27 kg ही होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसका वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास का जो वैल्यू होगा वो आपका 9.1095 × 10⁻31 kg होगा। ठीक है, AMU में भी इसका वैल्यू दिया हुआ, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं पोजीशन का। तो प्रोटॉन जो है वो एटम में कहाँ पाया जाएगा आपका, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको न्यूक्लियस लिखे है। आपका जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाया जाएगा आपका, वो आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा आपका। ठीक है, और जबकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स ये हुआ कि वो सेल के अंदर आपका रोटेट करता रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपसे ये पूछा जाए कि वाई एटम इज न्यूट्रल, तो आप क्या कहोगे, एटम जो होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है आपका, 0 चार्ज होता है। दूसरी बात कि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। एटम का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो सोडियम का बात करते हैं, सोडियम अगर 11 आपका इलेक्ट्रॉन है तो 11
11 आपका प्रोटॉन होगा। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बस इसी वजह से हमारा एटम जो होता है वो आपका न्यूट्रल इन नेचर होता है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट ये पोस्टुलेट किसके अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, जैसे कि हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में पहले पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभी जॉन थॉमसन, जे थॉमसन ने अपना क्या व्यू दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, अभी उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जे थॉमसन, तो जे थॉमसन सर ने आपका प्लम पडिंग मॉडल इन 1904 में दिया था। ठीक है, उनके अनुसार क्या था ना कि ये जो आपका आप वाटरमेलन जानते हो ना, हाँ, तो वाटरमेलन का सपोज ये मेरा वाटरमेलन है, इसको बीच से हम कट कर दिए हुए हैं। तो मेरे पास इंक नहीं था, मान लो ग्रीन वाला जो पार्ट है वही रेड वाला, वही समझो रेड वाला एडिबल पार्ट हो गया। तो ये पूरा जो रेड वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट जो होता है वो एडिबल पार्ट जो है ना, उसको उन्होंने कंसिडर किया कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो सीड आपका उस रेड एडिबल पार्ट में स्प्रेड रहता है ना, ये जो सीड है ये आपका, उसको इन्होंने निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में उन्होंने कंसीडर किया। तो ये वाटरमेलन को एज ए एटम, पूरा होल एटम की तरह उन्होंने कंसीडर किया कि निगेटिवली पार्टिकल्स आर इवनली स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एटम विथ ए पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ मैटर। ठीक है, थॉमसन proposed the model of atom to be similar to that of a watermelon। ठीक है, समझ में आ गया। The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon। जो red edible part होता है ना watermelon का, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज एटम का उन्होंने कंसिडर किया। जबकि जो उसके अंदर आपका रेड एडिबल पार्ट में जो आपका सीड स्प्रेड रहता है, वाइल द नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फेयर लाइक द सीड इन द वाटरमेलन। ठीक है, ये देखिए, ये वाटरमेलन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सीड है उसको इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर किया है। और ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जो आपका वाटरमेलन का एक मॉडल दिया था, किसके लिए, एटम के लिए, कि हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज इन द एटम, उस मॉडल का नाम था प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, क्या बोलता है कि एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर हो गया और उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो वो एम्बेडेड है। दूसरा कहता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये हो गया आपका जे थॉमसन मॉडल। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो सही है, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी विल सी। ने जो मॉडल आपका दिया था आपका प्लम पडिंग मॉडल, तो उनके अनुसार क्या था कि जितना आपका वो रेड वाला जो एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आपका एटम का हो गया। और जो सीड वाला पार्ट जो बीच में आपका जैसे कि ये है आपका स्प्रेड किया हुआ है, वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया है। मतलब ये हुआ कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन के अनुसार। मतलब उन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम का मतलब स्ट्रक्चर है रियल में कैसा, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो थॉमसन ने आपका जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो उन्होंने ही किया था, लेकिन उनके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो उनका मतलब मॉडल फिट नहीं हो पाया। तो फिर बाद में आपका 1911 में रदरफोर्ड सर आए। ठीक है, रदरफोर्ड एक फिजिसिस्ट थे, तो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये सोचा कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कैसे अरेंज है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या था, नाम था आपका वही थिन गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो कि अभी हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1911 में रदरफोर्ड एंड उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने आपका एक
अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया था आपका किस पे, आपका ये थीन गोल्ड फॉइल पे करवाया था। ठीक है, ये देखिए ये एक डिटेक्टिंग स्क्रीन है, इसको हम स्लिट करते हैं। ये येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो हम लोग इसको एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम एटम हो गया आपका, गोल्ड फॉइल ऑन विच अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। एंड ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, ये आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन होगा। ठीक है, जो कि आपका गोल्ड फॉइल को आपको इंक्लोज करेगा आपका। ठीक, तो ये देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन एन एटम। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो उसके लिए क्या सेलेक्ट किया, ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स क्या है आपका, अल्फा पार्टिकल जो है वो डबली चार्ज हीलियम आयन से आपका। ठीक है, ये देखिए यही है आपका जिसके ऊपर हम लोग स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल करवाया गया था। किसने करवाया था, तो रदरफोर्ड जी ने करवाया था। ठीक है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल का हम लोग उन्होंने स्कैटरिंग करवाया था, अटैक करवाया था आपका। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, मैं रुको अभी आपको बताती हूँ। मान लो कि ये हमारा जो ये न्यूक्लियस हो गया गोल्ड फॉइल का, मतलब गोल्ड का ये एटम हो गया। ठीक है, जब इस गोल्ड के एटम पे, ठीक है, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाए तो हुआ क्या, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ये बीच में जो देख रहे हो ना ये आपका सेंटर हो गया। ठीक, उन्होंने देखा क्या कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना उस एटम से स्ट्रेट निकल रहा है, देख लो बिना रुके स्ट्रेट निकल रहा है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट निकल गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना स्मॉल एंगल से वो क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, लेकिन एक और बहुत अजीबोगरीब मतलब आश्चर्य वाले ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मतलब कि सोचो 20,000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ केवल एक अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बीच सेंटर में पहुंच करके वहां से रिवर्स बैक गया 180 डिग्री से। ये जो आपका सोचो कि 20,000 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट उन्होंने गोल्ड फॉइल पे करवाया। ठीक है, गोल्ड फॉइल के थिन शीट पे करवाया था। तो गोल्ड फॉइल क्या है आपका, एक आपका एटम ही है। तो इस टाइप का बहुत सारा एटम का इकट्ठा एक साथ बनाएंगे, लेकिन ये पिक्चर भी आप बनाओगे तो आपका रॉन्ग नहीं, बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैं दिखाई हूँ। तो उसमें देख ऑब्जर्वेशन तो आप देख चुके हैं कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट निकल गया। रदरफोर्ड मॉडल का ऑब्जर्वेशन यही है आपका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, देख लो स्ट्रेट जा रहा आपका। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। आप देख लो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से आपका डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है ना कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड बाय नियरली 180 डिग्री। ये देखो ये जा रहा है आपका सेंटर पे पहुंच करके वापस वहां से डिफ्लेक्ट हो गया। कि अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट उन्होंने गोल्ड फॉइल पे करवाया था, किसने, रदरफोर्ड ने, उसमें एक अल्फा पार्टिकल जो वापस रिवर्स बैक हो गया, रिबाउंड हो गया। तो रदरफोर्ड सर के दिमाग में आया कुछ तो है सेंटर के एटम के न्यूक्लियर बीच सेंटर में कुछ तो है। तो उन्होंने यही सोचा कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि एटम के सेंटर पे कुछ ना सेम चार्ज है। बिकॉज सेम चार्ज क्या करता है आपका, सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल इच अदर करता है, एक दूसरे से रिपेल होता है आपका। तो रदरफोर्ड ने ही आपका न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी किसने किया था, आपका रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का भी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड सर ने ही न्यूक्लियर मेडल भी दिया था। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। देन फाइनली रदरफोर्ड मॉडल का ये कंक्लूजन क्या है, चलो देखते हैं। ये हो गया इसका ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द देख लियो, इसको तो हम बता ही चुके हैं। अब ये देखिए इसका कंक्लूजन, ये क्या बता रहा है, अ गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ एटम, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है,
A few positive charge alpha particles were deflected, which shows that positive charge of atom has to be concentrated only in a very few small volume that repel and deflect the positively charged alpha particle. जो positively charge है ना, वो आपका एक small volume जो है बीच सेंटर में वहां पे accumulate है, इसके लिए बीच सेंटर पे आने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या रिजल्ट क्या है आपका, डेंस पॉजिटिव चार्ज मास इन द सेंटर ऑफ एटम वाज कॉल्ड, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of atom which had the following feature। समझ में आ गया, जो बताए वही सेम चीज है यहाँ पे। क्या, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of atom reside in the nucleus. The electron revolve around the nucleus in circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. अगर ये हमारा एटम है तो आप देखो न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है, वो यही बता रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक है। बताया, गेन हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है, ठीक है। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है तो जब वो रोटेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू क्या करेगा, आपका रोटेट करने के दौरान वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आपका रोटेट कर रहा है आपका, तो वो क्या करेगा कि वो कंटिन्यू आपको एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। और अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू एनर्जी को लॉस करता है तो क्या होता है आपका, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका स्पीड स्लो हो जाएगा और स्पीड स्लो होने की वजह से वो धीरे धीरे स्पाइरल मोशन मूव करेगा, बिल्कुल ऐसा कंटिन्यू आपका एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। और जब उसका एनर्जी कंप्लीटली धीरे धीरे होगा तो वो स्पाइरल मोशन मूव करेगा। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब स्पाइरल मोशन में आएगा और धीरे धीरे करते करते ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम हमारा कोलैप्स कर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। If an electron radiate energy, its speed will decrease and it will go into spiral motion, finally falling into the nucleus and atom will collapse, which is not possible. This was the chief weakness of Rutherford atomic model. तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपका, आप ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बनाइए। कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो कमेंट में क्वेश्चन लिखिए। चलिए, ने आपका न्यूक्लियर मॉडल दिया, रदरफोर्ड जी ने आपका न्यूक्लियस के बारे में बताया, रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन के बारे में बताया, लेकिन रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी का बारे में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो आपका 1913 में नेल्स बोर जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरी दिया था। तो चलो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बताया कि जो एटम में जो सेंटर में न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है आपका ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन आपका उस ऑर्बिट मूव करता है, रोटेट करता है, तो वो कंटिन्यू एनर्जी को लॉस करता है। लेकिन नेल्स बोर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन आपका उस ऑर्बिट मूव करता है तो ना ही वो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लॉस करता है। चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, तो ये KLM 3 सेल हो गया आपका। तो वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जब वो इसके ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है, पहली बात। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है कि हर एक ऑर्बिट का, हर एक सेल का एक खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्लियर हो गया, ठीक है।
इच ऑर्बिट हैज ए डिफरेंट एनर्जी, हर एक ऑर्बिट का एक डिफरेंट एनर्जी होता है जिसको कि हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल हो गया। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसका नाम उन्होंने के सेल दिया, सेकेंड एनर्जी लेवल को एल सेल दिया, थर्ड वाले को एम सेल दिया, इस तरीके से एन सेल होगा इस तरीके से। तो हर एक एनर्जी लेवल का उन्होंने नाम दिया। An orbit on energy level is designated as KLMN cell। ठीक है, when the electron is in the lowest energy level रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट में। सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या, An electron emit or absorb energy when it jump from one orbit or energy level to another। इलेक्ट्रॉन आपका अपने ऑर्बिट में रोटेट करेगा तब वो कोई भी एनर्जी को ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। वो एनर्जी को लॉस और गेन तभी करेगा जब वो आप अपना एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर वो जंप करेगा, चाहे वो वापस आएगा। ठीक है, सपोज के सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके मान लो कि एम सेल में यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे इसको हम लोग एच न्यू एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो वही ये बता रहा है क्या कि जब इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो तब जाएगा जब वो एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, और जब इसको वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आना रहेगा तो वो जितना एनर्जी का एब्जॉर्ब किया उसको वो लॉस कर देगा आपका। ठीक है, ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में कहलाएगा। वो एनर्जी को लॉस या गेन तभी करेगा जब वो मूव करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मान लो के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम जैसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी को ले करके वो तुरंत एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे के सेल में, जैसे बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिए वो जंप करके वो यहाँ चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो n=1 में है तो n=2 में चला जाएगा। ठीक है, अब वो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब वापस जब इसको वापस से इसको ग्राउंड स्टेट में आना रहेगा तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी को वापस वो किसी को दे देगा एंड देन ये वापस से अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। 2 से वो 1 पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एनर्जी लॉस किया हुआ है, यहाँ पे एनर्जी गेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो ये बता रहा है द गेन और लॉस of energy occurs within orbit only due to jumping of electron from one energy level to another energy level। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल कॉल ऑर्बिट और सेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दूसरा पॉइंट बोलता है एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए सेल इट नेवर गेन और लॉसेज एनर्जी। ये पॉइंट तो नोट हो गया है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, ये हो गया डिफेक्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोलता है क्या कि अकॉर्डिंग टू बोर द रेडिएशन रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर एनर्जी ऑर्बिट बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस रेडिएशन ऑकर। मतलब ये जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ आपका स्पेक्ट्रम ऑफ H+ हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने बताया था और सिमिलर आयंस के बारे में बताया था, लेकिन वो पॉली इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में नहीं बताया था। मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी एटम के बारे में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद बोर्स ने ये बताया था क्या कि वो एक फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, लेकिन ये बात आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका रोटेट करता है। क्लास में मैं आपको बताऊंगी क्वांटम नंबर के बारे में। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से उसको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें